गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास में हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 15 रिलेटेड नेशनल इनकम से ही है। चैप्टर नंबर 14 हमने कंप्लीट किया था, जो कि नेशनल इनकम का ये फर्स्ट पार्ट है। एक यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 15 राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से संबंधित समुच्चय। समुच्चय मतलब वही, उसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे कैसे इक्वेशन सॉल्व होती है रिलेटेड टू नेशनल इनकम। ठीक है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में है कि नेशनल इनकम का अर्थ, जो हम लास्ट टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। और अब हम जो पढ़ेंगे वो है उसकी डेफिनेशंस। सबसे पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी बुक में, उसके अंदर हमें इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन दिया है। तो मीनिंग हमने लास्ट चैप्टर में क्लियर कर लिया था। वो इसलिए जरूरी था बेटा, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग का नॉलेज नहीं होगा तो तब तक आप उस चैप्टर को सॉल्व भी नहीं कर सकते थे कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो इसलिए मैंने मीनिंग पहले करवा दिया था आपको, और इस चैप्टर में हम स्टार्ट कर लेंगे डेफिनेशन से। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, चैप्टर नंबर 15। अब इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय आय होता क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय किसी एक देश, मतलब एक देश की बात कर रहा है, किसी एक देश की आर्थिक स्थिति को जानने का क्या होता है, सबसे अच्छा ही साधन होता है, जिससे क्या होता है उस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में हम जान सकते हैं। और राष्ट्रीय आय होता क्या है, वस्तु व सेवाओं के अंतिम उपभोग को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। किसे? वस्तु व सेवाओं के अंतिम उपभोग को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ओके, तो राष्ट्रीय आय का क्लियर हुआ हमें राष्ट्रीय आय होता क्या है और राष्ट्रीय आय में किस किस चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक ब्रेड वाला, कि जब गेहूं का जो वैल्यू होता है एक्चुअल वैल्यू, वो मैदा में जो गेहूं का वैल्यू उससे लेस करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू है वो, एंड जब ब्रेड बन जाती है और ब्रेड बनने के बाद जब हम सेल करते हैं तो उसमें मैदा का प्राइस को लेस करने के बाद एक्चुअल वैल्यू को ऐड करके हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अंतिम उपभोग सबसे लास्ट में क्या मिला हमें, मैदा से क्या बना, ब्रेड। तो ब्रेड का जो प्राइस है वो भी अगर हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नेशनल इनकम काउंट हो जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी सेवाएं होती है जो शामिल नहीं की जाती हैं, जो जैसे कि गृहिणी की सेवाएं। गृहिणी की सेवाएं मतलब घर में जो हमारी मम्मी वगैरह काम करती हैं, या हम हमारे खुद के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, या अपने खुद के बच्चे को पढ़ाते हैं, या हम बिना फीस के कोई काम करते हैं, तो वो चीज कौन सी कहलाती है बेटा, मतलब राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं चीजों को शामिल किया जाता है जो किससे संबंधित हो, जो कैश से, फाइनेंस से संबंधित हो, मतलब जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसी चीजें जिनको हम कैश में काउंट नहीं करते हैं उसको हम कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो जनरल बातें हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है, नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें काउंट होती हैं। हम इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग है तो मीनिंग हम पहले लास्ट चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन की। ओके, देखिए बेटा, डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले है आपकी मार्शल के अनुसार। मार्शल कौन है? एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। तो मार्शल क्या बोलता है, किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी, किसी बात कर रहा है वो, किसी एक देश का श्रम और उसकी पूंजी, उसके प्राकृतिक साधनों पर प्राकृतिक साधन कौन से होंगे बेटा,
प्राकृतिक साधन मतलब जो रॉ मटेरियल है, क्रियाशील होकर, इसको पता समझा दूंगी मैं, आप एक बार स्पोकन में नोट डाउन करके समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। होकर भौतिक वस्तु क्या होती है बेटा? भौतिक वस्तुओं का मतलब होता है कि जो कि हमें क्या दिख रही है एट प्रेजेंट, हम जिसे छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, भौतिक वस्तु। अभौतिक भी आएगा, सेवाएं भी आती है बेटा। सेवाओं को छू सकते हैं क्या? हम कभी नहीं छू सकते। किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी, कोई भी एक देश है जिसमें हम लेबर लगाएं और अपनी कैपिटल लगाएं, पूंजी लगाएं, तो उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर, मतलब कि श्रम और पूंजी जब किसी साधन के, मतलब प्राकृतिक साधन जो है, मान लो ये श्रम है, मतलब ये कौन है? ह्यूमन पावर, और ये हमारी क्या है? कैपिटल, हमने कैपिटल लगा दी, और ये दोनों किस पे काम करेंगे? हमारे जो प्राकृतिक साधन है ना, प्राकृतिक साधन पे जैसे रॉ मटेरियल है, इसके ऊपर क्रियाशील होंगे, मतलब ये दोनों जब किस पे वर्क करेंगे? इस थर्ड पे। तो क्या होगा? प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक क्या होगी? हमें वस्तुओं की क्या होगी? वस्तुओं का एक बड़ा योग या शुद्ध योग क्या होता है? हमें मिलता है। ठीक है, तो भौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पेश करता है भौतिक वस्तुओं का शुद्ध मतलब वही बेटा अंतिम वाली बात है, इसलिए शुद्ध लिखा है उसमें, शुद्ध योगफल मतलब जितना भी है उसको क्या कर लिया? टोटल योगफल पेश करता है। समझ आया बेटा क्या बोल रहा है? इसमें सेवाएं भी शामिल होती है बेटा, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं भी शामिल होती है। जितनी भी सेवाएं हैं वो सब क्या होगी? यही क्या होगी उस देश की बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये उस देश की क्या होगी बेटा? वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय होगी। वार्षिक शुद्ध क्या होगी? वार्षिक आय या देश का राजस्व या राष्ट्रीय आय कहलाती है। समझो बेटा, मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय होती है, एक बार इसको रीड करो। कर लिया? देखो, किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी, किसी एक देश, कोई एक ही देश है, ये हमारा भारत, ठीक है, राजस्थान में भारत है। एक देश का श्रम, इस देश में क्या है? श्रम और पूंजी, मतलब कि जो ह्यूमन पावर है और कैपिटल है, ये दोनों मिलके अगर कोई हमारे इस देश के जितने भी साधन है, प्राकृतिक साधन, इस पे दोनों मिलके क्या करें? क्रियाशील हो जाए। ये दोनों काम किस पे करेंगे? इस पे जब काम करेंगे तो हमें क्या होगा? आय प्राप्त होगी। ठीक है, वस्तुओं का शुद्ध योगफल प्राप्त होता है, जिसमें भौतिक वस्तुएं भी होती है और अभौतिक वस्तुएं भी होती है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं भी शामिल होती है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी नेशनल इनकम होती है उसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी योग को शामिल किया जाता है,
पर वो कौन सा सेवा और वस्तु का योग होता है? जो अंतिम उपभोग वस्तु होती है उसे ही शामिल किया जाता है। तो सेवाएं भी होती है, यही उस देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय या देश का राजस्व या राष्ट्रीय आय या लाभांश है। मतलब यही उस देश का वार्षिक शुद्ध वार्षिक आय भी बोल सकते हो, राष्ट्रीय आय भी बोल सकते हो, लाभांश भी बोल सकते हो और आपका राजस्व भी बोल सकते हो। समझ आए? तो ये परिभाषा किसने दी है? मार्शल ने। तो मार्शल क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे देश की, किसी देश की श्रम और पूंजी दोनों मिलकर किस पे कार्य करें? हमारे प्राकृतिक साधनों पे कार्य करें और प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील हो तो भौतिक वस्तु और अभौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। समझ आया बेटा? तो ये क्या होगी हमारी नेशनल इनकम। नेक्स्ट हम बात करें, ये काफी है, उसके बाद एक परिभाषा और डिस्कस कर लो, चाहे साइमन गुजनेट के अनुसार। इसकी जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना राष्ट्रीय आय की, तब आपको पूरा राष्ट्रीय आय क्लियर होगा कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आती, कैसा है। डेफिनेशन के बाद अपन वही क्लियर करने वाले हैं। साइमन साइमन कुजनेट कौन है? एक अर्थशास्त्री हैं। वो बोलते हैं वस्तु और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पाद है वो भी देखो, वस्तु और सेवाओं का देखो यहाँ भी किस की बात कर रहा है? वो वस्तु की भी बात कर रहा है और सेवाओं की भी बात कर रहा है, जो कि 1 वर्ष की अवधि में। किसकी बात है? 1 वर्ष की अवधि में। किसकी बात कर रहा है? कि 1 वर्ष की अवधि में उत्पादन, मतलब कहाँ होना चाहिए भाई? 1 साल, फाइनेंशियल ईयर। अंतिम उपभोग का मतलब तो अपन समझ गए कि अंतिम उपभोग मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट जो लास्ट टाइम जिसने कंज्यूम किया ना उसी को शामिल किया जाएगा। तो अंतिम उपभोक्ताओं समझ आ रहा है बेटा? क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय वस्तु व सेवाओं का वह शुद्ध उत्पाद है। किसका है? वस्तु का भी है और सेवा का भी है। और क्या है? एक नेट प्रोडक्शन है, कि एक शुद्ध उत्पाद है जो वस्तु व सेवा दोनों का है और जिसमें क्या है? अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। मतलब जो लास्ट कंज्यूमर है, मैंने अभी आपको बताया, जो लास्ट कंज्यूमर उसके हाथ में पहुंचता है वही क्या कहलाती है? राष्ट्रीय। जो अंतिम उपभोक्ताओं के वही राष्ट्र है। साइमन कुजनेट ने क्या कहा है? कि राष्ट्रीय वस्तु व सेवाओं का वह शुद्ध उत्पाद है। राष्ट्रीय क्या है? वस्तु और सेवाओं का क्या है? एक शुद्ध उत्पाद है जो कि 1 वर्ष की अवधि में उत्पादन अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचता है। कि 1 वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या होगा कि जो उत्पाद हमने बनाया है वो कहाँ पहुंचेगा? कंज्यूमर के हाथों में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये था अपना इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। बहुत इजी विशेषताएं हैं और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है राशि। पहली विशेषता,
राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश की अर्थव्यवस्था के साथ होता है। मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें आर्थिक क्रियाएं होती है, और राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय उस चीज को काउंट करता है। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी पहली लाइन बताई थी कि राष्ट्रीय आय के द्वारा किसी देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है, तो वही आर्थिक क्रियाओं को शामिल करता है कौन, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो सबसे पहली हमने बात क्या लिखी, राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है। दूसरा, राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कब काउंट किए, दैट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा है। ये कौन सी अवधारणा है, ये प्रवाह अवधारणा है, फ्लो है, ये हमने प्रवाह और स्टॉक में पढ़ा था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय अवधारणा कैसी है, 1 नंबर का क्वेश्चन, प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय अवधि के लिए बनाई जाती है। तो क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित समय अवधि से है। जो सामान्यतः कब के लिए होती है बेटा, एक वित्तीय वर्ष की होती है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। एक निश्चित समय अवधि मतलब एक वित्तीय वर्ष से होता है। ब्रैकेट में लिख सकते हो अप्रैल टू, ठीक है, समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ लिया, एक देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है क्या, नेशनल इनकम। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो एक समय अवधि मतलब एक निश्चित क्राइटेरिया टाइम पीरियड के लिए क्या होती है, उससे संबंधित होती है। ऐसा नहीं कि नेशनल इनकम आप काउंट कर रहे हैं तो 4-4 साल की काउंट करें या फिर 4-4 दिन की काउंट करें। ठीक है बेटा, ये एक समय अवधि फिक्स होती है, उसी के लिए नेशनल हम बोलते हैं ना, इस साल का जीडीपी इतना रहा, ग्रोथ रेट इतनी रही, इतना कम हुआ, इतना बजट घटा हुआ, दैट मीन्स इस साल का। तो एक वित्तीय वर्ष की बात की जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के निवासियों की आर्थिक क्रियाओं से होता है। समझ आए क्या है बेटा, राष्ट्रीय आय का एक देश की निवासियों की आर्थिक क्रियाओं से होता है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के निवासियों की आर्थिक क्रियाओं से होता है। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी देश की बात कर ले। अगर एक देश की नेशनल इनकम अगर आपको काउंट करनी है तो उस देश के निवासियों के आर्थिक क्रियाओं से इसका संबंध होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बात करें तो राष्ट्रीय आय में अनुत्पादक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया था, कुछ ऐसी चीजें हैं वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। कौन सी चीजें काउंट नहीं होती है, जैसे गृहिणी की सेवा है, उससे हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है क्या, देश को नहीं मिल रहा है। कोई गृहिणी अपने घर में काम कर रही है तो उसके लिए कुछ उसके बदले उसे कुछ पे, इसी की जगह अगर एक कोई नौकरानी या कोई बाई या कोई सर्वेंट घर पे काम करने आता है, वही काम सेम अगर सर्वेंट करता है तो उसे हमें क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। और जिस चीज के लिए पे किया जाता है या फिर पे रिसीव किया जाता है तो उस चीज को हम किस में काउंट करेंगे, नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर एक पॉइंट और देख लो कि राष्ट्रीय आय में अनुत्पादक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता।
राष्ट्रीय आय में अनुत्पादक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता है, केवल उत्पादक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है। समझ आए? किसे शामिल नहीं करेंगे? अनुत्पादक क्रियाओं को, बस उसी को शामिल करेंगे जो उत्पादक है। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वही कार्य अगर हमारी मम्मी करे तो वो काउंटेड नहीं होगी, और वही कार्य अगर कोई सर्वेंट करे तो वो काउंट होगा। तो इसमें ये और लिख लो, नहीं किया जाता है, केवल उत्पादक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है। समझ आएगा, ठीक है। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन से और भी कुछ पॉइंट है, पहले इतनी डेफिनेशन है इनको एक बार रीड करो। ठीक है बेटा, क्या क्या पढ़ा हमने? राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है, बिल्कुल क्लियर है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित समयावधि से होता है, अर्थात एक सामान्य वित्तीय वर्ष से होता है। उसके बाद राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के निवासियों की आर्थिक क्रियाओं से होता है, और राष्ट्रीय आय में अनुत्पादक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, इससे कुछ और पॉइंट्स पूछे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसका ये वाला जो चैप्टर है वो काफी अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, और बेटा इसके नोट्स हैं वो मैं आज आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो ये आप नोट कर लेना, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये आप नोट करके और इसको रिवाइज भी करते रहो। और बेटा इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। अब मैंने आपसे पूछ लिया घरेलू अवधारणा किसे कहते हैं, तो आपको नहीं समझ आएगा अगर एकदम से, वो आप अपने मन से लिख दोगे कुछ भी, तो मन से लिखने वाला इकोनॉमिक्स नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में पर पॉइंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।